इमेजिन करिए आपका बच्चा 10 साल से एक लैंग्वेज सीख रहा था और सडन एक दिन रूल आता है कि अब आपके लड़के को बोर्ड का जो एग्जाम है वो रीजनल लैंग्वेज में देना होगा। तो फिर उस बच्चे पे क्या बीतेगी और उस पेरेंट्स पे क्या बीतेगी? क्या इंडियन एजुकेशन जो है वो मल्टी लैंग्वेज रेवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, या हम इंडियंस या फिर एजुकेशन सिस्टम चीजों को और भी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए? आज हम डिकोड करेंगे सीबीएसई का वो लैंग्वेज रूल्स जिसने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को टेंशन में डाल रखा है। नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, तो आपने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला और नई सीबीएसई गाइडलाइन के बारे में जरूर सुना होगा। पर ये रूल्स एक्चुअल में है क्या? क्या अब इंग्लिश की वैल्यू कम हो जाएगी? क्या हर स्टूडेंट को हिंदी सीखना कंपलसरी हो जाएगा? आज के वीडियो में हम एनईपी 2020 के इन्फ्लुएंस और सीबीएसई के नए लैंग्वेज क्राइटेरिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 121 लैंग्वेज और हजारों डायलेक्ट्स हैं। एजुकेशन सिर्फ मैथ या साइंस नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अगर इंडिया के लिए देखा जाए तो ये रूल डिसाइड करेगा कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन अपनी रूट से जुड़ी रहेगी या नहीं। अगर हम ग्लोबली बात करें तो पूरी दुनिया में मल्टी लैंग्वेज लोगों की डिमांड बढ़ रही है। रिसर्च कहता है कि लोग जो दो से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं उनका ब्रेन ज्यादा शार्प होता है एज कम्पेयर टू द पर्सन जो एक लैंग्वेज जानते हैं। अगर रियल इम्पैक्ट की बात करें तो अब आपका मार्कशीट सिर्फ साइंस और मैथ के पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि लैंग्वेज क्रेडिट आपकी ओवरऑल परसेंटेज डिसाइड करेगी। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कोई कल की बात नहीं है। इसका आइडिया सबसे पहले 1968 में कोठारी कमीशन ने दिया था। बट इसके पीछे मेन पर्पस क्या था? ताकि हम नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच जो लैंग्वेज गैप है उसको खत्म कर सके। कैसे? जैसे कि हिंदी स्टेट्स में हिंदी, इंग्लिश और एक साउथ लैंग्वेज सिखाई जाए, और नॉन हिंदी स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश सिखाई जाए। लेकिन ये अब रिलेवेंट क्यों हुआ? क्योंकि दशकों तक स्कूल्स ने थर्ड लैंग्वेज को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना के रख दिया था। स्टूडेंट फ्रेंच या जर्मन लेके बस पास हो जाते थे। एनईपी 2020 ने इस पे फिर से रिवाइव किया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें। अब समझते हैं कि आज की डेट में रूल क्या है। न- नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मुताबिक क्लास 9th एंड 10th के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अब आपको तीन लैंग्वेज पढ़नी होगी। और ट्विस्ट ये है कि इनमें से दो इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। पहले क्या होता था, आप इंग्लिश और एक फ्रेंच ले लेते थे और काम चल जाता था। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम क्लास 11th और 12th की बात करें तो पहले सिर्फ एक लैंग्वेज कंपलसरी होती थी, मोस्टली इंग्लिश। पर अब आपको दो लैंग्वेज पढ़नी होगी जिसमें से कम एक लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर आप दिल्ली के स्कूल में हैं तो आप एक फ्रेंच एक फॉरेन इंग्लिश के साथ हिंदी और संस्कृत को चूज कर सकते हैं। आप इंग्लिश के साथ फ्रेंच और स्पेनिश नहीं रख सकते। लेकिन दोस्तों, हर कॉइन्स के दो साइड होते हैं। इस रूल्स के कुछ बड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट बर्डन का। पहले ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और कोडिंग का लोड कम नहीं था कि अब एक और लैंग्वेज का प्रेशर। अगर हम बात करें उन पेरेंट्स का जिनका जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल है, सोचिए उन पेरेंट्स का जो हर 3 साल में ट्रांसफर होते हैं। अगर एक बच्चा कर्नाटका में कन्नड़ा सीख रहा था और उसके पेरेंट्स का इमीडिएट ट्रांसफर पंजाब हो जाता है, तो क्या वो सडन पंजाबी सीख पाएगा? अगर हम टीचर्स की बात करें तो स्कूल के पास टीचर ही नहीं है। अगर हर स्कूल को तमिल या मलयालम ऑफर करनी पड़ जाए तो क्वालिफाइड स्टाफ कहाँ से आएंगे? रिजल्ट ये होगा कि स्कूल इनडायरेक्टली स्टूडेंट को वही प्रेशर करेगा जो उनके पास जो सब्जेक्ट अवेलेबल है उनको वही सेम सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रेशर करेगा। अब थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं कि क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है। अगर हम पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो साउथ इंडिया स्टेट्स हमेशा से हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ रहे हैं। ब्रिटिश कहता है कि ये रूल्स इनडायरेक्टली हिंदी को पुश करने का एक रास्ता हो सकता है। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की बात करें तो गवर्नमेंट एक लैंग्वेज इकोनॉमिक बनना चाहती है। लोकल लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएशन, ट्रांसलेशन टूल्स
और बुक्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम स्ट्रेटजी प्लान्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया अपनी कल्चरल सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाहता है, जैसे फ्रेंच या जर्मन करता है। वो चाहता है कि इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट और रीजनल स्पीकिंग मास के बीच का गैप जो है वो खत्म हो जाए। तो आगे क्या होने वाला है अगर हम इस पे बात करें, तो अगर हम अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें तो कैरियर वाइज ट्रांसलेटर और लोकल लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। अगर हम रिस्क की बात करें तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन जो हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, अगर ये सही नहीं हुआ तो स्टूडेंट ग्लोबली कम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, वो बहुत पीछे छूट जाएंगे, बिकॉज आज भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ग्लोबल बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो क्या हम रीजनल फोकस के चक्कर में ग्लोबल लेवल पे आइसोलेट तो नहीं हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये है कि सीबीएसई का ये मूव बोल्ड तो है, इसका मकसद इंडिया फर्स्ट माइंडसेट बनना है, पर सिर्फ रूल बदलने से काम नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी होगी। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने दे, ना कि उन पे बोझ बना दे। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या स्कूल में थ्री लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए या फिर स्टूडेंट को चॉइस देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कल्चर या बर्डन लिखकर अपनी राय बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं। सब्सक्राइब करें ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।